गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना भी अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया उसे अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और वीडियो को भगा भगा के नहीं, इत्मीनान से समझ समझ के देख रहे होंगे। मैं विवेक आप सभी का फिर से एक बार अपने मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने पहले खत्म कर दिया था अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4। फिर हम लोगों ने शुरू किया था एक फ्रेश, एक तरोताजा टॉपिक। नाम था भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में अगर भारत के राष्ट्रवाद में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। सबसे पहला दिन पढ़ा था हम लोगों ने कि राष्ट्रवाद क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत की एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, ऐसा सब कहे तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। हम लोगों ने वो भी पढ़ा अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने उसके तमाम तरह के कारण, तमाम तरह के परिणाम, वो कौन कौन उसमें शामिल हुए, क्यों शामिल हुए, आखिर वो असफल क्यों रहा और उसकी असफलता के पीछे कारण क्या था, कौन लोग जिम्मेदार थे उसकी सफलता के लिए, कौन लोग जिम्मेदार थे उसके असफलता के लिए। तमाम तरह की बातें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार ढंग से हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इसी कड़ी का, इसी पूरे सीरीज का एक नया कड़ी होगा कि 1857 के बाद क्या। हम लोगों ने कल सीखा था कि 1857 के बाद लोगों ने उसे कुछ सीख ली। आखिरकार वो सीख लेने के बाद लोगों ने क्या बदलाव किया भारत की राजनीति में। अभी हम कहे अच्छे से तो क्या बदलाव आया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या वो महत्वपूर्ण चेंज आया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, और कैसे कैसे भारत का के आने वाले स्वतंत्रता संग्राम या भारत के आने वाले विद्रोह, आंदोलन, क्रांति में क्या वो कमियां दूर की गई जो 1857 के क्रांति में थी। तो आज हम लोग उसी कड़ी को शुरू करने वाले हैं। इसी कड़ी में सभी आएंगे, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे महात्मा गांधी का आगमन हो, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन हो। उन सभी पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे, तमाम चीजें पढ़ने से पहले हम लोग ये जरूर देखेंगे कि आप जब पढ़ेंगे इन सभी चीजों, विद्रोह को, आंदोलनों को, तो आपको यहाँ कुछ संगठन दिखेंगे, कुछ संस्थाएं दिखेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद लोगों में वो थोड़ा सा एक भय था कि हम लोगों ने ये हारा था, लेकिन भय के साथ साथ लोगों में वो भावना, वो सोच, वो आत्मविश्वास भी आया था कि हम लोग अगर चाह ले, एक दृढ़ संकल्प ले ले, एक इकट्ठा होकर एकता के साथ लड़ना शुरू करे तो शायद ये अंग्रेज भी हार सकते हैं। तो अब फिर से उस परिस्थिति को बनाना, क्योंकि एक बार आपने एक बहुत बड़ा दमन चक्र देखा, अंग्रेजों द्वारा एक बहुत भयानक रूप से आपको दबाया गया। अब उसके बाद फिर से खड़े होने के लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि 1857 के बाद अब पढ़ेंगे, अभी 1858 का विक्टोरिया घोषणा आता है। उस घोषणा में कहा गया था कि अभी तक 1857 तक एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी राज करती थी भारत पे। लेकिन 1858 के विद्रोह के बाद शासन का जो पावर ऑफ अटर्नी है, अभी पावर जो है वो शिफ्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, या कहे ब्रिटिश क्राउन के पास। वो राजा महारानी ब्रिटेन की, उसके पास अब पावर शिफ्ट होता है। यानी कि अब जो है, अब कोई कंपनी राजनीति कर रही है। इस क्रांति के बाद एक चेंज आया, अब एक देश राज कर रहा है। तो वो चेंज आया, उस चेंज के बाद फिर से एक मोटिवेशन चाहिए था, क्योंकि लोगों को अपने इस विद्रोह का एक सफलता दिखा कि हम लोगों ने उस कंपनी को भगा दिया। लेकिन सिर्फ कंपनी गई थी, तरीका, शासन का प्रक्रिया, शासन चलाने का ढंग, सबका सेम वही था जो कि कंपनी का था। तो विद्रोह को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए एक नए मोटिवेशन, एक नए क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य की जरूरत थी भारतीयों के बीच। तो वो उद्देश्य मिलेगा भारतीयों को फिर से एक बार।
जिससे कि वो लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि हम लोग विद्रोह करें, और उस ट्राई में हम लोगों ने आगे सफलता ही पाएंगे। तो वो क्या कारण रहे जिस कारण से एक बार फिर से 1857 के विद्रोह के बाद एक बार फिर से ऐसा माहौल बनने लगा कि विद्रोह के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। तो वो माहौल पहले हम लोग पढ़ेंगे, वो कारण पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद समझेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले विद्रोह में। ऐसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि वो पार्टियां या फिर वो संस्थाएं कौन कौन सी बनी जिन्होंने विद्रोह में एक सक्रिय या एक जिम्मेदार भाई। याद कीजिए कि आप लोगों ने पढ़ा था कि 1858 में एक कमी रही थी कि एक संयुक्त संस्थाएं नहीं थी उस समय। अब दिक्कत क्या है, जब संयुक्त संस्थाएं नहीं थी तो उससे हम लोग सीख चुके थे कि हमें एक विद्रोह करने से पहले एक अच्छी एक संयुक्त संस्थाएं चाहिए है। तो उस संस्था के लिए आगे संस्थाएं बनेंगी भी, उसे उदय का कारण भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि कौन कौन से विद्रोह हुए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार दोबारा इस विद्रोह को जन्मने के लिए या फिर दोबारा इस विद्रोह को उत्पन्न होने के लिए वो कौन कौन से कारण हुए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण क्या 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 थे, वो कौन कौन से माहौल बने जिसने फिर से एक बार राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन को उत्पन्न किया या राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे 1858 का विक्टोरिया घोषणा। ध्यान समझिएगा, इसमें बहुत सारे क्लॉज, बहुत सारे नियम आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे नियम आए थे, लेकिन उन सभी में ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब एक किताब में भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण नियम थे जिन्हें हमें पढ़ना है। तो देखिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 1858 का विक्टोरिया घोषणा। देखिए हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, नाम था विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भेजा भारत को और कहा कि कंपनी ने बहुत साल शासन कर लिया, अब बारी है कि कंपनी भारत को छोड़े और उसके जगह पे अब भारत को मेरे कंट्रोल में छोड़ के जाए। तो भारत क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल था उसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन चूंकि कंपनी के राज्य में इतना बड़ा एक घमासान विद्रोह हुआ, जो शायद अगर कुछ विद्रोही राजा नहीं होते तो शायद वो विद्रोह सफल भी होता, पूर्णतः सफल होता, लेकिन विद्रोही राजाओं के चक्कर में वो असफल रहा था। तो रानी ने कहा कि देखिए हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा ये नुकसान हो, क्योंकि आप तो एक कंपनी है लेकिन आपको हथियार बारूद सब हम सप्लाई करते हैं, तो क्यों हम आपको फालतू में दे जो आप इस योग्य ही नहीं है। तो कंपनी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब वापस आइए, अब वहां पे हम डायरेक्ट राज रूल करेंगे। अब चूंकि महारानी विक्टोरिया डायरेक्ट तो भारत आएगी नहीं, तो उन्होंने अपने यहाँ से गवर्नर जनरल तो वायसराय को भेजा भारत में, अपना एक रूप भेजा कि आप जाइए और वहां जाके आप मेरे कहे अनुसार कीजिएगा शासन। अब सारा नियम कानून है अब वहां के गवर्नमेंट का है। वो भारत आया तो इसे नाम दिया गया 1858 का विक्टोरिया घोषणा। विक्टोरिया ने कहा कि अब जो पावर है वो कंपनी के पास नहीं होगा, अब वो पावर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा। यही थी 1858 की घोषणा। लेकिन याद रखिएगा, पावर भले ही चेंज हुआ हो लेकिन नियत चेंज नहीं हुआ था। वो भी गोरे थे, ये भी गोरे ही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही गई हो भारत से, लेकिन उसके जगह पे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट या कहे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई हो भारत में, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। वही शोषण का तरीका, वही शोषण करना, वही दमनकारी योजनाएं, तमाम तरह की बातें जो आप देख रहे हैं वो सेम का सेम रही थी। कोई कुछ उसमें कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं था। अब उसका अक्सर कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे भी आपको, ध्यान से समझिएगा। तो पहला आप उम्मीद समझे होंगे कि 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, इसका नाम था 1858 का विक्टोरिया घोषणा। इसके बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं 1878 में 1878 में एक नियम आता है। वो नियम क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ध्यान से समझिएगा, हो क्या रहा था कि भारत में मेनली बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, मगही, उसके बाद और भी अलग अलग कन्नड़, तेलुगु, तमाम तरह की भाषाएं थी। अब हुआ क्या करता था कि अंग्रेज कितनी भाषाएं सीख पाएंगे, संभव तो है नहीं। और 1857 के बाद जो शिक्षित वर्ग थे वो भी कुछ जाग गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि शायद हम लोगों ने उनका साथ ना देकर कुछ ना कुछ तो गलती कर दिया है।
तो उस गलती को ठीक करने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए जो है बहुत सारे शिक्षित वर्गों ने अपना पत्र शुरू किया, अखबार शुरू किया। अब हुआ क्या, अब चूंकि हर क्षेत्र में अपना अपना अखबार था, तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा भी थी, तो बहुत सारे अखबार जो थे वो अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में छपते थे। जैसे मान लीजिए कोई अखबार बिहार का है, या तो वो भोजपुरी छपेगा, मैथिली हिंदी में छपेगा, या मगही या मैथिली में छपेगा। अगर वही अखबार अगर तमिलनाडु का है तेलुगु में छपेगा, कर्नाटक का तो कन्नड़ में छपेगा। उसके मान लीजिए कि सपोज कि वो गुजरात का तो गुजराती में छपेगा, बंगाल का तो बंगाली में छपेगा। यानी कुल मिला कहे तो हर क्षेत्र का अपना अपना कुछ भाषाएं थी, और हर क्षेत्र की भाषा के अनुसार वहां के अखबार छप रहे थे। अब अंग्रेज की समस्या ये था कि अगर अखबार अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में छपेगा तो वो समझेंगे क्या लिखा हुआ है अखबार में, क्योंकि इतना सारा अखबार, इतना सारा भाषा सीखना ये आसान काम तो था नहीं। तो अंग्रेज ने कहा एक काम क्यों ना किया जाए कि हम क्यों सीखे भाषा इनका, इन्हीं को कहा जाए कि आप अपने भाषा में पत्र नहीं छापोगे। अगर सारा पेपर ही छपे इंग्लिश में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से समझ जाएंगे कौन सा अखबार किस क्या छाप रहा है हमारे बारे में। तो अंग्रेज ने इसी सखत उसमें भारत के वायसराय थे, नाम था उनका लॉर्ड रिपन लिटन। लॉर्ड लिटन ने एक नियम लाया। उस नियम में कहा गया था कि जितने भी पत्र छप रहे हैं या फिर जितने भी अखबार छप रहे हैं, सारे के सारे अखबार जो है वो छपेंगे इंग्लिश में। कोई भी अखबार अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में नहीं छापेगा, और अगर उन्हें उतना ही जिद है छापने का तो पेपर को प्रिंट करने से पहले जब आप पेपर बना लेंगे उसका फर्स्ट कॉपी आप हमें भेजेंगे रात को, और सुबह अगर हम उससे क्लियरेंस देते हैं, अगर उसे हम मंजूर करते हैं कि हाँ आप ये छाप सकते हो, तभी आप उसे आगे छापोगे। यानी कि आप बिना हमारे अनुमति के पत्र नहीं छाप सकते हो, और खासकर क्षेत्रीय भाषा में बिल्कुल नहीं छापोगे। अगर छापना है तो आपको हमसे अनुमति लेके हमें पहले पढ़वा के तभी आप अपने आगे के उससे उसका पेपर जो प्रिंट है वो कर पाओगे। सिंपल नियम समझिएगा कि जितना भी पत्र छपेगा वो केवल छपेगा इंग्लिश में, ताकि अंग्रेज समझ सके कि किस क्षेत्र में हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र या फिर क्या योजनाएं बन रही है। अब सर एक बात तो था उसमें क्लॉज कि अगर छापना है क्षेत्र भाषा में तो आप पेपर भेज दो पहले ही, तो क्या दिक्कत था। तो क्या देखिएगा, पेपर भेजने से काम नहीं होगा, पेपर भेजने के बाद अगर अंग्रेज आपको अनुमति देंगे तभी आप पेपर छाप पाओगे। आप खुद सोचिए, क्या अंग्रेज कभी अनुमति देंगे? कितना भी आप सही सही छापिए पेपर में, आप चाहे अंग्रेज का वाहवाही कहने की क्यों ना कीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए अग्रेज कुछ डाउट अगर हुआ भी, अगर नहीं भी हुआ तो वो कभी छपने देंगे ही नहीं। अगर वो ना बोले उसे छपेगा। तो सिर्फ एक मन बनाने के लिए एक बातें थी कि आप हमें भेजो, अगर हम उसे मंजूर करते हैं तो आप छाप लेना। ओके, मंजूरी नहीं करेंगे तो छपेगा कैसे। तो 1878 का 1878 का जो नियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही था कि जितने भी पेपर छपेंगे वो केवल छपेंगे इंग्लिश में। उसके बाद अगर ध्यान दे तो एक नियम और आएगा, लिटन के द्वारा लाया गया था, उसका नाम था 1800, उसके जस्ट एक साल के बाद टाइम था 1879, नियम था आर्म्स एक्ट, न कि शस्त्र अधिनियम, हिंदी में होता है शस्त्र अधिनियम। तो आर्म्स एक्ट या फिर कहें अगर हम सही शब्द यूज करें उसके लिए तो वो था शस्त्र अधिनियम। अब इसमें था क्या, ध्यान समझिएगा। शस्त्र अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, कोई भी भारतीय व्यक्ति हथियार नहीं रखेगा। हथियार में कुछ भी हथियार, आप अंग्रेज अगर वो हथियार क्या है ये डिसीजन डिसाइड करेंगे अंग्रेज। अंग्रेज एक घर में किसी चाकू को, सब्जी काटने वाले चाकू को भी हथियार मान सकते हैं। अगर वो उन्होंने उसे हथियार मान लिया तो आप उसे नहीं रख सकते हो। अगर सब्जी से करेंगे वो आपका समस्या है, आप समझो, उन्हें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये था आर्म्स एक्ट या शस्त्र अधिनियम, लाया गया था लिट्टन द्वारा ही 1879 में, 1889 में। इसमें कहा गया था कोई भी भारतीय व्यक्ति शस्त्र नहीं रखेगा, लेकिन अंग्रेज रखेंगे भाई साहब। अंग्रेज अगर कॉमन मैन भी है तो वो रखेंगे शस्त्र, वो तो क्यों रख ले, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। ये केवल नियम था भारतीयों के लिए, सरासर भेदभाव,
है ना। तो ये था थर्ड बात। उसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया, एक और नियम आया, लेकिन ये नियम अच्छा था कि इंसान बदले। रिपन भाषा, लिप्टन के भैया जी रिपन जी आए, और इस भैया जी ने एक नियम लाया, अच्छा नियम लाया। मैं बेसिकली कहे तो पहली बार किसी अंग्रेज ने कुछ ढंग का नियम लाया, ढंग के सोच पाए वो उबले हुए अंडे, ये अच्छी बात है। तो वो नियम था 1883, 1883 का इल्बर्ट बिल। नियम क्या था, ध्यान समझिए। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि उस हुआ हो क्या रहा था कि जितने भी अपराधी थे, अगर अपराधी भारतीय है तो वो भारत में तो सुना इनका होगा, ये तो कॉमन बात है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आ रहा था कि जितने भी यूरोपीय हैं, अगर वो यूरोपीय खास अगर ब्रिटिश है, अगर तो अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध का सजा भारत में नहीं होगा, या फिर कोई भी भारतीय जज उसे सजा नहीं सुना देगा, सुना सकता है, लेकिन वो अपराधी पहले भारत से जाएगा ब्रिटेन, वहां उसके खिलाफ जो होना है होगा, लेकिन भारत में उसे कोई भी कोर्ट या कोई भी सजा नहीं होगा। ये नियम पहले चल रहा था। लेकिन इल्बर्ट बिल आया, और इल्बर्ट बिल रिपन जब लेके आए, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये शासक गलत है। अगर अपराध आपने भारत में किया है तो सजा भी आपको भारत में ही दिया जाएगा। ये कहाँ का नियम हुआ कि आप अपराध करें भारत में और सजा मिले ब्रिटेन में, ये नहीं होगा। आप जहां अपराध करोगे आपको सजा वही देगा, और जज से कोई मतलब नहीं है, अगर जज भारतीय भी है तो वो भी आपको सजा दे सकता है। ये नियम था इल्बर्ट बिल। आप खुद सोचिए कि कोई भी क्या अंग्रेज से स्वीकार करेगा? एक ऐसा अंग्रेज जो जानता है कि हम मैं अपराध करूंगा भारत में, किसी भारतीय को गोली भी मार दूंगा अगर, तो ब्रिटेन में जाके मुझे तारीफ ही मिलने वाला है, मेरी वाहवाही होगी। तो क्यों ना हम क्यों इस पर माने। तो पहली बार पूरे भारत में अगर किसी बिल का विरोध यूरोपियों ने किया और समर्थन भारतीय ने किया तो वो था इल्बर्ट बिल, जहां पे सही भारतीय इसके समर्थन में थे, लेकिन पहली बार पूरे भारत में कोई विरोध कर था बिल का तो वो था अंग्रेज इस बिल का। तो रिपन भाई साहब ने एक अच्छा बिल लाया था 1883 में, नाम था इल्बर्ट बिल। इसमें सिंपल नियम समझ गए आप कि इसमें जो भी अपराधी होंगे, जो भी अपराधी यूरोपीय होंगे, उनका सजा, उनकी सुनवाई, उनको जो गुनहगार उठाया जाएगा, वो उनका जो हियरिंग होगा वो भारत में ही होगा, नहीं यूरोप में। ये विशेषाधिकार समाप्त करने की बात कही गई थी इल्बर्ट बिल में। इसके बाद अगर बात करें, अगर एक और उसका नियम आया और समय भी चेंज हुआ। अब आ गए हैं कर्जन भाई साहब। कर्जन भाई साहब आए और उन्होंने 1899 में 1899 में एक नियम लाया, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट। ध्यान समझिए इसमें क्या था। देखिए, कर्जन भाई साहब बहुत ही उट पटांग ढंग के इंसान थे, और उस उट पटांग ढंग से इंसान ने एक काम किया कि 1899 में एक नियम लाया, नाम था कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट। इसमें उन्होंने नियम में लिख दिया था कि कोलकाता के जो नगर पालिका है, कोलकाता उसमें कोलकाता बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, तो कोलकाता के नगर पालिका में पहले क्या नियम था कि मैक्सिमम जो लोग होंगे, जो उसमें सदस्य होंगे नगर पालिका में जो काम कर रहे होंगे, वो चुन के आएंगे। लेकिन अब क्या नियम लाया करजन भाई साहब ने 1899 में कि अब कोलकाता के नगर पालिका में अब जो सदस्य होंगे वो मैक्सिमम बिना चुने हुए आएंगे, नहीं वो मनोनीत आएंगे, उसे हम अपने मन से नियुक्त करेंगे, उसे कहा जाता है मनोनीत। यानी कि करजन भाई साहब ने कहा, देखिए भाई साहब बात ऐसा है, हम मालिक ठहरे भाई साहब, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ जो आने वाले हैं कोलकाता नगर पालिका में, वो चुन के कहीं लगेगा फालतू में, उसे हम नियुक्त करेंगे अपने मन से, जिसे मन हुआ उसे हम लोग इसमें बहाल कर देंगे। तो ये नियम लाया गया था कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट में कि कोलकाता नगर पालिका में जो मैक्सिमम सदस्य होंगे, अब वो चुनाव लड़के नहीं आएंगे, वो अपने मन से मनोनीत होके आएंगे। अब मनोनीत करेगा कौन? तो यही करजन भाई साहब करेंगे। तो ये नियम था कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट में। से बात करें अगर, एक करजन भाई साहब ने एक और नियम लेकर आया 1904 में, और ये नियम था विश्वविद्यालय अधिनियम। इसमें था क्या, सिंपल बात था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो तो अच्छी बात है, या फिर जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं भारत में, सारे के सारे विश्वविद्यालय अब कंट्रोल में रहे गवर्नमेंट के। पैसा आपका, सर्विस आप दोगे, लेकिन नियम कानून जो है
क्या पढ़ाना है, कितना सिलेबस पढ़ाना है, क्या सिलेबस से हटाना है, तमाम तरह की बातें जो भी एजुकेशन पॉलिसी होगी वो अब बनाएगा कर्जन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। ये पूरा जो विश्वविद्यालय है भारत में जितना भी चल रहा है वो अपने मन से सिलेबस डिसाइड नहीं कर सकता है। जितना भी सिलेबस होगा वो सारा सिलेबस जो है वो ब्रिटेन बना के भेजेगा, आप वही पढ़ाओगे। जो हिस्ट्री पढ़ाना है, कौन सा हिस्ट्री पढ़ाना है, कितना हिस्ट्री पढ़ाना है, ये भी बताएगा अब ब्रिटिश। भाई मुर्गे बताएंगे अब हमें कि हमें क्या पढ़ना है। जिनका खुद का इतिहास कुछ भी ना रहा हो वो बताएंगे हमारा कि हमारा इतिहास क्या है। जो खुद जब हम लोग एक नगर नियम नगर चला रहे थे और उस समय वो लोग नंगे घूम रहे थे, वो बताएंगे हमें कि हमें सभ्यता क्या होता है। तो बात तो अलग कहानी है, छोड़िए, पावर है तो कई भाषा यही नियम लेके आया 1904 में कि विश्वविद्यालय में जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस जो है वो हम बताएंगे क्या पढ़ाना है। तो ये नियम आया था 1904 में। अब और नियम आएंगे। 1905 में एक घटना हुई, अब अगेन भाई साहब वही है करजन बोले, उठ पटांग इंसान है, काम भी उठ पटांग कर रहा था। तो इस उठ पटांग इंसान ने 1905 में एक और नियम लेके आया और उसमें नियम क्या ही आया, उसने कहा कि देखिए भाई साहब बात ऐसा हो रहा है कि बंगाल जो है ना, बंगाल बहुत बड़ा हो गया है। बंगाल में बिहार भी था उस समय, उड़ीसा भी था, लगभग बात के यूपी का कुछ पार्ट था, असम भी था, बहुत बड़ा बंगाल था। और बंगाल तो था ही, और बंगाल में कौन सी वेस्ट बंगाल ही नहीं, बांग्लादेश भी शामिल था, इतना बड़ा क्षेत्र था। उसने कहा देखिए भाई साहब हो ऐसा रहा है कि बंगाल को मैनेज करने में, बंगाल पे गवर्न करने में, बंगाल के शासन चलाने में हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र है, कभी यहाँ विद्रोह, कभी यहाँ मारकाट, कभी यहाँ सड़क खराब, कभी यहाँ सड़क खराब। जितनी वो लोग सड़क ढंग से बनाया नहीं अलग बात है, लेकिन हाँ ट्विस्ट एक्सक्यूज तो यही था उनका। तो उन्होंने एक्सक्यूज दिया कि देखिए भाई साहब बात ऐसा है कि बंगाल में जो है वो प्रशासन चल नहीं पा रहा अच्छे से, तो हम एक काम करते हैं कि बंगाल को बांट देते हैं। लोग क्यों बांटना भाई, इतना अच्छा बंगाल चल रहा है शुरू से, क्यों बांटना है इसे। कहने नहीं हमें दिक्कत हो रहा है तो हम इसे बांट रहे हैं। तो क्या बांटोगे बताओ तुम भाई साहब। इन्होंने कहा देखिए बंगाल जो है, एक मैप लेकर आए थे, जस्ट अ मिनट, मैप आ जा भाई, मैप आ गया। देखिए इन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई साहब बात ऐसा है कि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ ध्यान से देखिए, आप एक मिनट जाइए, एक मिनट इसको खड़े होना हटा दें यहाँ से। जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए ध्यान से समझिएगा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये लाइन जो यहाँ हम खींचे हैं, इसके इस पार अगर हम ध्यान दें तो इस लाइन के इस पार का ध्यान देंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो है इस एरिया में, ये एरिया में जो है ये मेन था हिंदू मेजोरिटी इंडिया था, यानी कि इस साइड में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा था। जो हिंदू लोग थे वो इस एरिया में ज्यादा थे, और इस एरिया में अगर देखेंगे आप तो इस एरिया में मुस्लिम लोग ज्यादा थे। तो कर्जन ने कहा एक काम करते हैं, हम जो है यही लाइन से यहाँ बांट देते हैं। जिधर हिंदू बहुल एरिया ज्यादा है उधर हिंदू वहां से अलग कर देंगे, और जिधर मुस्लिम एरिया है वो मुस्लिम को दे देंगे, और बीच में हम लोग इसे बांट देंगे। लोग इतने भी क्या बोले उन्हें कि बेवकूफ नहीं थे, वो नहीं समझ पाए कर्जन क्या करना चाह रहा है। क्या आपको समझ में आया? ध्यान समझिएगा इस बात को। अगर ये दोनों भाग बढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो एकता 1857 में हुई थी वो एकता वापस नहीं जुट पाएगी। यानी कि अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो प्रशासन के लिए बंटवारा नहीं कर रहा है, वो बंटवारा कर रहा है धर्म के आधार पे। वो चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। ये बंटवारा शुरुआत था। अगर इस बंटवारे को होने से रोका जाता तो शायद आज हमारे हाथ से ना तो निकलता बांग्लादेश, निकलता ना पाकिस्तान निकलता। ये निकला, ये बंटवारा हुआ था। लोग भले ही इसे बाद में फिर मना लेंगे, 1911 में बंटवारा रद्द भी होगा, लेकिन मेनली यहाँ कहानी ये हुआ था कि कर्जन भाई साहब ने कहा कि मुस्लिम बहुल एरिया और हिंदू बहुल एरिया को हम लोग बांट रहे हैं बीच से, और जो हिंदू है वो अलग क्षेत्र होगा, मुस्लिम वो अलग क्षेत्र होगा। इससे ही नाम दिया गया था आपका, और यहाँ ध्यान देगा अगर आप, तो इसे ही नाम दिया गया था, क्योंकि ये ईस्ट में है तो ईस्ट बंगाल, ये वेस्ट में तो वेस्ट बंगाल। अब उसके बाद समझ आया होगा कि सर यहाँ पे हम लोग पश्चिम बंगाल को बोलते हैं, पश्चिम बंगाल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो तो पूर्व में है।
पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल इसलिए बोलते हैं कि जब जब बंटवारा हुआ था 1905 में, तो वो बंटवारा यहीं से हुआ था। और यहाँ ध्यान दें कि अगर यहाँ आप खड़े हो जाएं, तो अगर यहाँ आप खड़े हो जाएं, इस जगह पर आप खड़े हो जाएं, यहाँ से आपके लिए ये होगा पूरब, और ये क्या होगा, पश्चिम। और इसी पश्चिम में यहाँ पड़ रहा था आपका पश्चिम बंगाल। इसलिए आज भी पश्चिम बंगाल का नाम है, बंगाल का नाम है पश्चिम बंगाल, जो हमारे पास है। तो ये बंटवारा हुआ, लेकिन लोग ये बात समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज है, जो भाई साहब हैं हमारे करजन भाई साहब, ये खेल रहे हैं। ये फूट डालो राज करो वाला जो नियम है इनका, वो नियम को अच्छे से पालन कर रहे हैं। मस्त खिलाड़ी इंसान है ये, है उटपटांग इंसान, लेकिन उटपटांग काम भी कर रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा, भाग लोगों ने कहा कि ये होगा नहीं, ईटा तो चौलबे ना, यानी कि अब जो है उन लोगों ने शुरू किया विद्रोह। और हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को, यानी कि हिंदू महिलाओं ने मुस्लिम पुरुषों को, महिलाओं ने हिंदू पुरुषों को शुरू किया राखी बांधना। राखी का पर्व भी आ गया था उस समय तक, और लोगों ने शुरू किया राखी बांधना। ये प्रतीक था कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम ये विद्रोह नहीं, हम ये बंटवारा नहीं होने देंगे। और लोगों ने शुरू किया विद्रोह कि धर्म के आधार पर आप देश बांट रहे हैं, आप राज्य बांट रहे हैं, ये सार्थक गलत है। हम इस बंटवारे को, हम इस विभाजन को कदापि नहीं मानने वाले हैं, कभी नहीं मानेंगे इस विभाजन को, आप कुछ भी कर लो। इसी के बाद लोगों ने विद्रोह किया, होम रूल आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, बहुत सारा आंदोलन इसमें हुआ। और इस आंदोलन के बाद फाइनली जो है 1911 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और दोबारा बंगाल विभाजन रद्द हुआ। यानी कि बंगाल जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा वापस से एकजुट हो गया। तो ये बंगाल विभाजन आप देखें 1905 में करजन का ही देन था। तो करजन भाई साहब ने जो है 1905 में ये बंटवारा किया था, इसे नाम दिया गया था बंगाल विभाजन, जो रद्द हुआ 1911 में, जो रद्द होता है ये बंटवारा। लेकिन हाँ, ये बोल्ड डिसीजन था, जो कि आगे के इनके वंशजों के जो आएंगे बसरा, उनके लिए संकेत बन गया कि अगर कुछ करना है इन्हें बांटो, अगर ये एक हो गए तो हम नहीं रहेंगे। तो आज भी वही कर रहे हैं नेता लोग। जानते हैं अगर ये धार्मिक तौर पे एक हो गए, तो अब ये पूछेंगे हमें रोजगार, हमें जॉब, हमें शिक्षा, डॉक्टर, इलाज कब मिलेगा। इसे इतना ही व्यस्त कर दो धार्मिक आंदोलन में या धार्मिक भेदभाव में कि ये इसमें कोई सवाल आए ही ना, इसी में डूबे रहे कि हम महान तो हम महान, दोनों बेवकूफ कहेंगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लेकिन इसे बाद में रद्द कर दिया गया। एक बात और बात करें, जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें बहुत सारा आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को दबाने के लिए एक और नियम लाया भाई साहब वही है उटपटांग इंसान, 1907 में। नाम था देशद्रोही सभा अधिनियम। ध्यान समझिए इसे आराम से। देखिए हुआ क्या था, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और लोगों ने फूट पड़े करजन पे कि तू गधेरा, तू क्या रहा है बे? हम नहीं मानेंगे इस विभाजन को। और लोगों ने कहीं कहीं सभा करना, कहीं कहीं इकट्ठा होना शुरू किया। करेंगे, जानता था अगर ये लोग इकट्ठा होने लगे तो ये लोग हमें विद्रोह करेंगे, और फिर से वही कहानी शुरू होगा जो 1857 में दबा था। भले ही एक क्षेत्र बंगाल में होगा, लेकिन होगा भयंकर वाला। तो उन लोगों ने क्या किया, कजन ने एक नियम लाया कि देखिए जहां भी 10 से ज्यादा लोग, 10 नहीं 4 से ज्यादा लोग, जहां भी 4 से अधिक लोग जमा होंगे वो देशद्रोह माना जाएगा। यानी कि अगर आप शादी में गए हैं, समझ कीजिए आपके फ्रेंड की शादी है, वहां पर शादी में आप गए हैं, आप देशद्रोही हैं। आप किसी के मौत पे गए हैं, किसी के डेथ सेरेमनी में गए हैं, वहां अगर आप गए हुए हैं तो आप देशद्रोही हैं। आपके घर में आपके कोई जान पहचान में किसी किसी का कुछ तबीयत खराब होता है, और 5-6 आदमी आप गए हैं मिलने के लिए, तो आप देशद्रोही हैं। ऐसा नियम था करजन के द्वारा। क्या महान इंसान। तो करजन भाई साहब ने यह नियम लाया कि देशद्रोही सभा अधिनियम होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर साथ में 4 से ज्यादा व्यक्ति दिखता है तो वो देशद्रोह माना जाएगा, और उस पर वही मुकदमा चलाया जाएगा जो मुकदमा चलता है एक देशद्रोही पर। तो करजन द्वारा ये नियम लाया गया था 1907 में। एक और नियम लाया गया क्योंकि उस समय तक प्रेस बहुत प्रचलित था, बहुत अखबार बहुत प्रचलित था। तो करजन को एक और डर था, उसमें जो वसरा आए, और एक और डर था कि अगर ये अखबार बिकते रह गए, ये अखबार जो बिक रहे हैं ये अगर बिकते रह गए, तो शायद ये अपनी क्रांति को भारत में बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से मद्रास, मद्रास से पूरे देश में फैला लेंगे, अब फिर से शुरू हो जाएगा विद्रोह। एक काम करो, इस अखबार पर ही प्रतिबंध लगा दो।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था, अखबार छपेंगे, लेकिन छपेंगे किसमें, इंग्लिश में। यहाँ एक नियम आता है, नाम था उसका इंडियन प्रेस एक्ट 1910। नियम क्या था, इंडिया में कोई प्रेस नहीं छपेगा, सारे अखबार बंद रहेंगे, कोई भी भारतीय व्यक्ति अखबार नहीं छाप सकता है। ये नियम आया था आपके इंडियन प्रेस एक्ट में। तो मतलब समझाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप अखबार छाप सकते हो, लेकिन छापोगे किसमें, केवल इंग्लिश में, क्षेत्रीय भाषा में नहीं छापोगे। 10 में क्या होगा कि अखबार आप छापोगे ही नहीं, क्यों छापोगे, विद्रोह को फैलाना नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने अपना दम दिखाया, लोग अपना लड़ते रहे, भिड़ते रहे, और फाइनली जो है 1911 में रद्द हुआ। इतने सारे नियम के बावजूद, इतने सारे कानून के बावजूद भी है जो है वो नियम रद्द होता है। तो ये हो गया। जो एक भाई साहब आएंगे, डलहौजी भाई साहब, ये भाई साहब ने चाहे बेमन से ही हो, चाहे जिस भी मन से हो, ये डलहौजी भाई साहब हैं जी, यही डलहौजी भाई साहब हैं जो बहुत कांड करेंगे यहाँ पर आगे। इन डलहौजी भाई साहब जो है, ये आने के बाद जो है एक अच्छा काम भी करते हैं, और वो अच्छा काम ये होता है कि इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। जैसे कि रेल दिया तो नहीं ही, अपने फायदे के लिए बनाया था। अब क्या बोले कि बेमन से काम हो गया। सपोज कीजिए कि आप जा रहे थे मकई का फसल काटने के लिए, लेकिन आपके कारण उस फसल काटने से वो जो खेत है वो साफ हो गया। आपका उद्देश्य तो मकई का फसल काटना था, लेकिन जो आप समझिए, आप गए थे, सपोज कीजिए गाय है, आप गए थे गाय का चारा काटने के लिए, लेकिन आप जो वहां गए थे वो गाय का चारा काटने गए थे, लेकिन उस चारे के कटने से वो खेत साफ हो गया। तो आपका उद्देश्य खेत साफ करना था भी नहीं, आपका उद्देश्य था गाय के लिए चाल लाना। वही बात यहां भी हुआ कि डलहौजी जो काम कर रहे थे, उनका उद्देश्य, उनका जो लक्ष्य था, वो था ब्रिटेन के लिए अधिक से अधिक सुविधा बनाना। जो ब्रिटिश लोग भारत में रह रहे हैं उनके लिए सुविधा देना, लेकिन उस सुविधा देने के चक्कर में उसका लाभ पहुंच गया भारतीयों को भी। तो वो था रेलवे का विकास, चाहे उन्होंने वो भी डलहौजी ने किया। अब कहां से कहां चलती है ये बताएंगे आप कमेंट में। ये आपके लिए होमवर्क रहा कि पहली रेल कहां से कहां चली थी और कब, ये आप बताएंगे। फिर सुन लीजिए, होमवर्क यही है कि भारत में पहली बार रेल कहां से कहां चली थी और कब। ठीक है, चलिए, रेलवे का विकास हो चाहे डाक का विकास हो, जो आप पढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस विकास, ये भी डलहौजी ने किया। पत्रों का विकास, ये भी डलहौजी ने किया। सबसे अच्छा चीज सड़क का विकास, जो सड़क अब जब चलते हैं उसका विकास भी इन्होंने किया। तो इससे क्या हुआ सर, इससे हुआ ये कि जब सड़क बना, जब विकास हुआ सड़कों का, रेलवे का, लोग अब पहले सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति दिल्ली में है, अब वो दिल्ली वाला व्यक्ति तमिलनाडु में क्या हो रहा है ये जान नहीं पाता था। अगर सपोज कीजिए तमिलनाडु में कोई आंदोलन हुआ, तो एक दिल्ली व्यक्ति कैसे जान पाएगा तमिलनाडु में आंदोलन हो रहा है, वो कभी नहीं जान पाएगा। तो तमिलनाडु में जो आंदोलन हो रहा है उसे दिल्ली के लोग भी जाने, इसके लिए जो था कि वो लोग, तमिलनाडु के कुछ लोग दिल्ली आए, दिल्ली कुछ लोग तमिलनाडु जाए, फिर आन जान होता रहे, वो परिवहन होता रहे, जिससे कि लोग आपस में अपनी भाषा भी साझा करे, अपना संस्कृति भी साझा करे, और क्या हो रहा है खबर भी साझा करे। तो वही हुआ, जब रेलवे का विकास हुआ, रोड सड़कें बनी, अखबार विकसित हुआ, डाक विकसित हुआ, तो इससे क्या हुआ, लोग अब पत्र भेज सकते थे, घूमने जा सकते थे। इस घूमने फिरने के चक्कर, इस परिवहन के चक्कर में, आवाजाही के चक्कर में क्या हुआ, अब सबसे कनेक्टिविटी, सबसे संपर्क बढ़ गया। अब क्या है, अगर कोई विद्रोह दिल्ली में शुरू हुआ है तो वो उस विद्रोह का खबर एक तमिलनाडु के गांव में बैठे व्यक्ति को भी होगा, क्योंकि डाक व्यवस्था वहां भी है, रेलवे आ रहा है, पर सड़क बना हुआ है, लोग आ जा रहे हैं, उसे ये खबर फैल रहा है। तो खबर फैलने का जो प्रक्रिया है, इसमें मनचाहा, डलहौजी ने कभी नहीं चाहा कि ये खबर फैले या ये विद्रोह फैले। उसने सारा कुछ बनाया अपने ब्रिटिश अधिकारी की सुविधा के लिए, ताकि ब्रिटिश अधिकारी को अगर कोई आदेश भेजना हो तो वो आदेश जल्दी से पहुंच सके। सपोज कीजिए एक दिल्ली में ब्रिटिश फौज है, एक फौज तमिलनाडु में है, अब उसे खबर पहुंचाना था पहले, तो फिर वहां से कुछ चलेगा, फिर आएगा, बहुत टाइम लगेगा। डाक भेजो, डाक से खबर पहुंच गया। तो इसका फायदा उठाया भारतीयों ने भी, कि अगर ब्रिटिश अपना खबर, अपना संकेत, अपना कमांड भेज सकते हैं, तो हम भी तो अपना संदेश भेज सकते हैं कि भाई हम विद्रोह कर रहे हैं, तू भी कर, मार दोनों को, हम यहाँ मारे तुम वहां मार। तो ये जो बातें हैं ये शुरू हो गई क्योंकि डलहौजी ने बेमन से ही सही, लेकिन भारत में रेलवे, डाक, प्रेस, इस सब का बहुत विकास किया।
जिसका परिणाम हुआ कि भारत के लोग संपर्क में आए, अब लोग इकट्ठा हो सकते थे। जो कमी 1857 में रही थी वो कमी हमारे टूट रही है कि लोगों के बीच अब संपर्क बढ़ रहा है। जब संपर्क बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को समझेंगे, तो उससे लोग जो है इकट्ठा होने का भी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ आप पढ़े अभी तक में, ये सभी कहलाते हैं राजनीतिक का कारण। अंग्रेजों द्वारा जो जितने भी आप नियम पढ़े, चाहे वो नियम हो यहां से आप शुरू किया आपने, चाहे वो नियम हो 1858 का विक्टोरिया घोषणा हो, ये तो बेसिक नियम था ही। उसके 1858 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, 1879 का आर्म्स एक्ट हो, 1883 का एल्बर्ट बिल हो, चाहे वो 1899 का कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट हो, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम हो, 1905 का बंगाल विभाजन हो, 1907 का देशद्रोही सभा अधिनियम हो, 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट हो, चाहे डलहौजी द्वारा किए गए संरचनात्मक काम हो, वो सभी जो आप देख रहे हैं, वो सभी चीजें, तमाम तरह की जो चीजें आप देखें अब तक में, उन सभी को कहा है राजनीतिक कारण, जिसने लोगों में जागरूकता, संपर्क सभी स्थापित किया। लोगों में वो गुस्सा वापस पनप रहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप क्यों मेरे क्षेत्रीय भाषा को दबा रहे हैं। इस सारा जो गुस्सा है इन्हीं नियम पनपा। आप खुद सोचिए, आपका पड़ोस में एक ब्रिटिश बैठा हुआ है, उसके पास पूरा छूट है कि वो हथियार रख सकता है, और आप पे प्रतिबंध है कि आप हथियार रख सकते हो। आप खुद सोचिए, उसका कहीं मन हुआ और कभी आपने उसमें बहस हुआ तो वो तो फायरिंग कर देगा, और आप, तो ये डर जो था, ये डर सब में था कि आप आर्म्स एक्ट में शस्त्र अधिनियम लेके आ रहे हो, तो इसमें भेदभाव कर रहे हो, किसी हम पे ला रहे हो, उस पर क्यों ला रहे हो। अगर हम आम आदमी हैं इस देश के, तो वो भी तो आम आदमी ही है, उस पर भी लाओ, तो ये नहीं लाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप क्यों बोलते हो कि हम नहीं छापेंगे अपने भाषा में, हमारे लोग नहीं समझते इंग्लिश, तो कैसे पढ़ेंगे अखबार। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गलत था। फिर नियम लेके आए बंगाल विभाजन, क्यों बंगाल विभाजित होगा, जब बंगाल शुरू से एक साथ रहा है तो अभी क्यों नहीं रह सकता है। और आप क्यों कर रहे हैं धर्म के विभाजन की बात करेंगे, तो इंडियन प्रेस एक्ट आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं प्रेस पे, आप क्यों बोल रहे हैं कि अगर कहीं भी लोग इकट्ठा हुए वो देशद्रोह कहलाएगा। आप भाई साहब, मेरे घर में किसी को इमरजेंसी है, कोई भोज भात है या फिर कोई फंक्शन है, हम क्यों नहीं बुलाएंगे सबको, तो फंक्शन में बुलाना ये आम बात है, आप उसको बोल रहे हो देशद्रोह कहलाएगा। ये तमाम तरह की बातें जो हैं, ये फिर से वही काम कर रहे हैं जो काम पहले के दिनों में हुआ था। 1857 के विद्रोह में जो कानून बन रहे थे, जो क्या कहते बारूद जमा रहा था, ये सारे जो नियम आप पढ़ रहे हैं, ये नियम वही काम कर रहे हैं बारूद जमा करने का। तो ये था आपका पहला राजनीतिक कारण। पढ़े हम लोग, अब आते हैं हम लोग आर्थिक कारण पे। आर्थिक कारण में आप देखें तो एक तो आप अच्छे जानते हैं किसानों से अत्याचार, ये कहीं बंद नहीं हुआ। आप शुरू में ही देखे थे किसानों के पास मनमाना लगान था, नए नए जमींदार आए थे, वो जमींदार मनमाना कर वसूल रहे थे, उन्हें कोई सुविधा नहीं था, ना उन्हें लोन मिलता था, जमीन बिक जाता था। एक लाइन में हम उत्तर दें, किसानों के पास कोई अधिकार था ही नहीं, वो अपने जमीन के मालिक भी नहीं थे। कैसे, तो किसानों को बिहार में मेनली था कि किसानों को नीली खेती करनी पड़ती थी। मैं अपने जमीन के 3 भाग में, मैं अगर मान लीजिए 1 बीघा जमीन है, ठीक है, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जमीन पे आपको करनी पड़ेगी नीली खेती। ये खेती जबरदस्ती का था, यानी कि जो चाहेंगे अंग्रेज आपको वही उगाना होगा। अब उसमें आपको फायदा हो ना हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो आपको उगाना भी है, अंग्रेजों को दे देना भी है, अंग्रेज से पैसा भी कम देंगे, प्लस उस बेचने के बाद जितना पैसा आपको मिला उस पर लगान भी देंगे वो। यानी कि आप लगाओ फसल उनके अनुसार, फसल लगाने के बाद उन्हें बेचो उनके पास, उस फसल का दाम भी कम देंगे वो, और जो दाम दिए उस दाम के बदले वो कर भी लेंगे आपसे। इतना बड़ा अत्याचार होता किसानों के साथ। तो ये तो अच्छा शुरू से चल रहा था, किसान में ये आक्रोश, ये क्रोध तो था ही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ आता है इन व्यापारियों के साथ। याद कीजिए, यही वो व्यापारी हैं, वही वो लोग हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को असफल करने में अपना योगदान दिया था, और सफलता के पीछे इनका भी योगदान था। अगर ये व्यापारी उस समय भागते नहीं तो शायद वो विद्रोह में उन्हें फंड मिलता, और उस फंड में वो लोग आगे बढ़ते और विद्रोह आगे भी चलता। ये व्यापारी भाग गए क्यों, क्योंकि इन्हें लगा कि हम अंग्रेज का साथ देंगे तो शायद हमें व्यापार करने में और आसान होगा, हम ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। तो उस ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ये लोग धोखा देते हैं अपने देश के विद्रोहियों को। हुआ यही कि एक कहावत है ना कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालते हो तो ये उम्मीद मत रखिएगा उस सांप से, वो सांप कभी आपको नहीं डसेगा।
गारंटी है कि वो सांप कभी ना कभी रात बिहार को आपको डसना ही है। तो वही कहानी था, इन व्यापारियों ने उन्हीं सांपों को पाला था, उन्हीं सांपों को रखा था जो सांप इन्हें एक दिन डसेंगे, और डसा इन्हीं तरह से। हुआ क्या कि ब्रिटेन वालों ने एक नियम निकाला। नियम क्या था कि देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि आप हैं भारतीय व्यापारी, आप जो सामान भेजोगे ब्रिटेन या कहीं भेजोगे भारत से बाहर, उस पर लगेगा टैक्स। तो कहते हैं हम लोग निर्यात टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स। तो एक्सपोर्ट टैक्स जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, वो लगेगा आपके वस्तु को भेजने पर। अब वो अच्छा खासा होगा, 60% 70% होगा आप पे। मैंने कहा कि ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सामान यहाँ आएगा उस पर भी होगा, बट नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। अगर सामान हम ला रहे हैं ब्रिटेन से भारत में, उस पर कोई कर नहीं होगा। मतलब अगर हम सामान बाहर भेज रहे हैं उस पर पूरा कर लगा रहे हैं, 100% तक लगा रहे हैं आप। लेकिन आपके यहाँ बना हुआ सामान अगर भारत में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं। तो ऐसे तो ये होगा कि हमारा सामान आपके देश में महंगा हो जाएगा, आपका सामान हमारे देश में सस्ता होगा। इसे हमारा सामान कौन खरीदेगा? आप खुद सोचिए कि मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने एक पेन बनाया, उस पेन को हम बेच रहे हैं ब्रिटेन में जाके, ठीक है, और ब्रिटेन वालों ने भी सेम पेन बनाया, क्योंकि मेरा पेन अच्छा था, लेकिन मेरा पेन निर्यात कर लगने के कारण से जो है वो महंगा हो गया। जो पेन 5 रुपए का था अब वो हो गया 10 रुपया का। सेम पेन वो ब्रिटेन वाले बना के बेच रहे हैं 4 रुपया में। अब खुद सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति मेरा पेन खरीदेगा 10 रुपए वाला? कोई खरीदने के लिए आएगा। सभी चाहेंगे कि हम कम दाम वाला पेन खरीदे, अगर दोनों क्वालिटी सेम है तो उसको पेन खरीदे हम। फिर वही अगर पेन ब्रिटेन वाले भेजते हैं भारत में तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वो पेन अगर 4 रुपए का था तो यहाँ जाके 4 रुपए की मिलेगा। वो पेन हमारे यहाँ सस्ता यहाँ भी बिक रहा है और उनके तो बिक ही रहा है, लेकिन पूरा प्रॉफिट वो कमाएंगे। ये बात भारतीय व्यापारी को पसंद नहीं आई कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो उन लोगों में क्या हुआ, एक घटना और हो गई उसमें कि 1882 में, 1882 में भारत द्वारा सबसे ज्यादा व्यापार किया जाने वाला सामान था, वो था सूती वस्त्र। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मांग किसी चीज का था, वो था भारतीय सूती वस्त्र का। लेकिन अंग्रेज ने कहा देखिए बात ऐसा है कि हम जो बना रहे हैं अपने देश में सूती वस्त्र, हम जो ब्रिटेन वाले जो अपना देश से बना रहे हैं सूती वस्त्र, उस वस्त्र पे अब कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि 18% नियम लेके आए अंग्रेज कि हमारे द्वारा जो वस्त्र भारत में आएगा सूती वस्त्र, उस पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो वस्त्र आप बना रहे हो भारत में, उसे आप भारत में ही बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस वस्त्र पे अब टैक्स होगा 85% का। ये नियम था उनका कि अगर आप भारत में बना रहे हो कोई सामान, भारत में सूती वस्त्र बना रहे हो, उस पर टैक्स होगा। हम जो लेकर आ रहे हैं वस्त्र, अपना जो आयात कर रहे हैं, भारत कर रहा है ब्रिटेन से, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स। ये नियम था 1882 सूती वस्त्र अधिनियम में, सूती वस्त्र कर नियम में। इसमें कहा गया था कि अब सूती वस्त्र जो आयात हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, जो टैक्स था वो खत्म। कुल मिला कहें, आप खुद सोचिए, ये जो नियम देख रहे हैं आप, चाहे निर्यात कर लगाना हो, आयात कर हटाना हो, सूती वस्त्र पे आयात कर बिल्कुल ना रखना हो, ये क्या दिखाते हैं? क्या अंग्रेज भारत का औद्योगिकरण करना चाह रहे थे या औद्योगिकरण करना चाह रहे थे? यानी कि क्या वो भारत में फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे या जो फैक्ट्री लगे हुए हैं उन्हें बंद करना चाह रहे थे? अब ध्यान समझ सकते हैं कि अंग्रेज के आने के बाद भारत में कई फैक्ट्रियां, कई उद्योग बंद हो गए। ये साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि अंग्रेजों का उद्देश्य कभी भी भारत का औद्योगिकरण करना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि भारत का औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। तो ये साफ साफ दिखता है कि अंग्रेज भारत का विकास करने नहीं आए थे, वो भारत को लूटने खसोटने आए थे। तो इससे जो वर्ग जो बहुत चाव में था कि हमने साथ दिया है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का, अब अंग्रेज हमारा साथ देंगे अपने व्यापार में, ले इनाम मिला उन्हें कि अब लो कर लो व्यापार करने जाओगे। तो ये थे धोखेबाज अंग्रेज। तो आर्थिक कारण ये था कि भारत में लगातार विद्रोह हो रहा था, लगातार क्या बोलते उसे आर्थिक रूप से भारत को पंगु बनाया था कि वो जितना हो सके निर्भर हो जाए ब्रिटेन पे, ताकि भारत में कोई विद्रोह पनपे ही ना। अगर पैसा ही नहीं होगा भारत के पास तो फंड कैसे करेंगे विद्रोह को? क्योंकि एक आंदोलन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, तो लोग आएंगे, लोगों का खाना पीना रहना सब होता है उसमें। तो उस आंदोलन को फंड करने के लिए व्यापारी सबसे बड़े थे। अब व्यापारी में ही व्यापारी ही नहीं बचेगा तो फंड करेगा कौन? इसी कारण से अंग्रेजों ने पूरा चेष्टा
पूरा दम लगा दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो सोने की चिड़िया है, उन्हें लोहे की चिड़िया बनाया जाए, या फिर कहने मिट्टी की चिड़िया बनाया जाए। ये उनका पूरा प्रयास था। तो ये हो गया आर्थिक कारण। अरे और कारण देखे तो वो है आपका बहुत छोटा कारण है, आप चाहे वो है सामाजिक कारण। क्या समझिएगा, सामाजिक कारण बहुत सिंपल सा। अंग्रेजों के पास अपने आप को, अंग्रेज जो हैं वो अपने आप को एक सिद्धांत के तहत बांधते थे। अब उनका वो कहा कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत। अब है क्या, समझिएगा। अंग्रेज मानते थे जितने भी गोरे लोग हैं, व्हाइट व्हाइट पुट्टी सीमेंट है, पूरा व्हाइट सीमेंट के जो बने हुए हैं गोरे लोग, वो भगवान की देन है। जितने भी काले लोग हैं हमारे आपके जैसे, आप अच्छे होंगे, मैं जितने भी सावले या काले लोग हैं, मतलब भारतीय ईसाई लोग जितने भी हैं, ये बड़े ही घटिया किस्म के इंसान हैं। इन्हें कोई वैल्यू है ही नहीं। यानी कि अंग्रेज मानते थे इस बात को कि हमारे ऊपर वाले ने ये बोझ दिया है कि हम आपका, इन ईसाई लोगों का, इन काले लोगों का जो है वो विकास के, काले लोगों को संस्कार से सिखाएं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अंग्रेज पे भगवान ने दे रखा है, हमें अंग्रेज ने, भगवान ने कहा ये बात करने के लिए। ये उन्होंने अपने मन से पता नहीं कहां से लेके आए, क्या लेके आए, उन्होंने अपने आप को मान लिया कि हमें व्हाइट मैन पे बर्डन है। बर्डन किसका है, तो आपका विकास करने का। ये वो मान के पढ़ के भाई साहब ने कहा गया व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत, कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिएचर हैं, और आप लोग बड़े घटिया किस्म के इंसान हो। हमें भगवान ने कहा कि इन घटिया लोगों को अच्छा बनाओ, इसलिए हम लोग आगे शासन कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है शासन करने का, हम शासन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे बन जाओ। ये उनका कहना था। अपने मन में मिट्ठू मियाँ बने रहे हैं, बिना बात के मेहमान बने आ रहे हैं। तो ये उनका अपना मन था। इसे कहा गया जातीय श्रेष्ठता का सिद्धांत। तो वो जातीय संस्कृति श्रेष्ठता का सिद्धांत ये अंग्रेज मान रहे थे। उसके बाद एक और था कि समाज में जितने लोग शिक्षित थे, याद कीजिए कि अभी आपने देखा कैसे व्यापारियों को उनका इनाम मिला, अभी इनाम मिलेगा शिक्षित वर्गों को। वो शिक्षित वर्ग जो मान रहे थे कि भारत के लोग कुछ आता ही नहीं इन लोगों को, अगर हमें विकास करना है, अपने समाज का विकास को आगे लेके बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो अंग्रेज ही है जो हमारे समाज को आगे लेके जाएंगे। उन्हें भी अंग्रेजों ने कहा अच्छा बेटा तुम ही लो प्रसाद, तुमको भी देंगे, और कहा कि तुम पे अगर तुम कितने भी योग्य क्यों ना हो, अच्छे लिखे पढ़े लिखे इंसान क्यों ना हो, जॉब देंगे ही नहीं। जॉब देंगे, देंगे जॉब देंगे भी, अगर ऐसा जॉब देंगे जो तुम्हारी योग्यता के लायक भी ना हो। आप खुद सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट जो ने बहुत मेहनत किया, पीएचडी वेएचडी कर लिया, पीएचडी तक पढ़ लिया, उन्हें काम क्या दे रहे हैं, जाके बाथरूम साफ करो, जाके कूड़ा उठाओ, ये जॉब मिल रहा है उन्हें। आप खुद सोचिए, एक पीएचडी किया हुआ के लिए ये जॉब भी समान है बेरोजगारी के ही। एक काम, इससे काम नहीं मिलता। और आपको अगर सपोज कीजिए आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आपको आईएएस बनना है, उस समय आप एग्जाम देने जाओगे ब्रिटेन, या एग्जाम होगा ही नहीं, फ्लाइट पकड़ो, जाओ ब्रिटेन, वहां आईसीएस का एग्जाम दो, पास करो, तब आगे जॉब लो। तो ये हाल था उनका। अभी तो भारत में आप यहाँ वहां जाने में आपका हाथ खराब होता है, तो उस समय एग्जाम देने के लिए आपको जाना पड़ेगा ब्रिटेन, वहां एग्जाम दोगे, तब वहां अगर पास होगे तब यहाँ जॉब मिलने वाला है। तो ये साफ साफ भेदभाव था कि एक कम पढ़े लिखे गोरे को भी अच्छा पोस्ट मिल रहा था, और एक अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति को भी एक निम्न से निम्न पोस्ट मिल रहा था। ये साफ साफ समाज में भेदभाव था। तो शिक्षित वर्ग जो बहुत कूद रहे थे कि हम इनका साथ दिए, हमें बहुत अच्छा मिलेगा, अपना प्राइज मिलेगा, तो ले ले प्राइज भाई, तू भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाल था उनका। अब ये था कि सार्वजनिक संपत्ति में भेदभाव, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। कहानी ये था, एक स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट गांधी साउथ अफ्रीका में था, गांधी के साथ हुआ था कि भारत में वही नियम था कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये दो क्लास जो होंगे, फर्स्ट क्लास सीट और सेकंड क्लास सीट जो बॉगी होंगी, वो बॉगी में लिख के रखा था उन्होंने कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय इस बॉगी में नहीं आ सकते हैं। और ये बात सिर्फ ट्रेन में नहीं था, हर सिनेमा हॉल के वीआईपी सीट जितने भी थे, वहीं बात लिखा हुआ साफ साफ कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये साफ साफ लिख रखे थे उन लोगों ने, यहाँ पे भारतीय और कुत्ते नहीं आएंगे, दोनों समान है, दोनों समान नहीं आएंगे। ये स्टेटमेंट था उन गोरे लोगों का, जो गोरे लोग की को औकात नहीं थी, वो ये लिख के बैठे थे। तो
ये स्टेटमेंट दिया गया था, उनके द्वारा लिखा हुआ था ट्रेन में। तो लोग जाएंगे कैसे? तो थर्ड क्लास सीट में आप जा सकते हैं, वहां आपको छूट है। तो ये तमाम तरह के जो नियम है, ये था समाज में। तो जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, हर जगह ट्रेन, बस, सिनेमा हॉल, चाहे आपका हॉस्पिटल, सब जो ये नियम था। जितने भी अच्छे अच्छे फैसिलिटी वाले रूम हैं, ऐसे जगह हैं, वहां पे ये स्टेटमेंट बोर्ड टांगा हुआ था, डॉग्स एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। तो ये बहुत बड़ा बात है कि समाज में इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा था, क्योंकि वो समान पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो ये सब सामाजिक। और लास्ट जो आपके सामने है, जो कारण बनेगा, वो बनेगा, सबको पता है, धार्मिक कारण। बहुत आम बात है, धार्मिक कारण क्या था। देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा। आपने इससे पहले पढ़ा, ये सेम चीज यहाँ भी होगा। सती प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को विवाह करने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा था। पढ़ने रोका क्या जा रहा था? उन्हें अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इस्लाम में उन्हें कुरान पढ़ाया जाएगा, भारत में उन्हें गीता के का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो उन्हें इंग्लिश मैथ ये पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। कुछ महिलाएं थी, बिल्कुल थी, ये हमने कभी नहीं कहेंगे नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ महिलाएं थी जो अपने जिद पे पढ़ के आगे बढ़ी हैं, तो ये हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कोई मतलब थी ही नहीं, थी लेकिन बहुत ही कम मात्रा में थी, जो लोग कहे नेग्लिजिबल, नगण्य थी। तो ये भी था उसमें। कि आगे बात करें, तो धार्मिक में क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, चाहे सती प्रथा, उन्हें उससे प्रतिबंध लगा दिया। विधवाओं को कहा कि आपको विवाह करने का अधिकार है। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी हम देंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे। सिंपल सा हम कहे, जो इस्लाम में हो चाहे हिंदू में हो, हिंदुज्म में हो, दोनों में जो सनातनी में हो, दोनों में जो है, जो एक प्रथाएं बनी हुई थी, वो नियम नहीं थे, धार्मिक नियम, जो प्रथाएं थी, तो समाज में एक कारण से शुरू हुई थी और वो फिर चलती रह गई। उन प्रथाओं को इन्होंने खत्म किया। अब इससे भी फिर से आहत हुए। आपने सेम कहीं पता, उसमें भी सेम चीज यहाँ भी होगा कि अपने धार्मिक चीजों पे आप आहत हो हुए, और धार्मिक जब चीज पे कोई लोग आहत होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है। बाहर में गया, देश दुनिया, मारो उसको पहले। तो धर्म में ऐसा लोग अंधे हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ भूल जाता है। तो आप धार्मिक भावनाओं को, एक समाज में चल रहे हैं बहुत बड़ी व्यवस्था को आप तोड़ रहे हैं, बिना हमसे पूछे हुए, इसका विद्रोह शुरू हुआ। ये भी एक गुस्सा मन में था। तो ये आप जो देखे तमाम तरह की बातें, ये सभी कारण बनती हैं आपकी विद्रोह शुरू होने का। ठीक है, तो जस्ट मिनट, हाँ, तो ध्यान से समझिए, ये सभी थे आपके कारण। चाहे आपने सभी पढ़ा कि भारत में पुनः राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होंगे, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, जो बारूद है, यही सब बारूद थे। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, चाहे वो धार्मिक कारण हो, ये तमाम जो आपने पढ़ा लाइन बाय लाइन, ये सभी वही काम किए जो काम 1857 के लिए उन कानून, उन कानून के जो कानून वहां बने थे। तो ये सब जो है, ये फिर से एक बार बारूद बना रहे हैं अपने सभी इंडियन के मन में। जो इसका चिंगारी फैलेगा, अलग अलग समय में आएगा, वो आग देंगे हम उन्हें, और जब उस आग में एक समय आएगा जल के भून जाएंगे, ये गोरे लोग भी काले होंगे, वो समय आएगा। तो ये था आपका राष्ट्रीय आंदोलन पुनः शुरू होने का कारण। उम्मीद है आपको कि सारे कारण समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं अच्छे से। तो आज हम यहीं रह देते हैं, टाइम भी हो गया है, तो यहीं पर छोड़ते हैं इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक दल, कांग्रेस, आरएसएस, मुस्लिम लीग, वामपंथी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां आएंगी, उन्हें वो क्यों आए, कैसे आए, वो क्या काम था, सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं इस क्लास को। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी कुछ भी आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ये चीज समझ में नहीं आया, आप कमेंट में, आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप आराम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, बड़ों का सम्मान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, पढ़ाई अपने जगह पे है, अपना हेल्थ का केयर करें। तो अगर आप अपना टेक केयर नहीं करेंगे, अपना हेल्थ केयर नहीं करेंगे, तो आप जो मेहनत किए हैं साल भर, वो भी व्यर्थ हो जाएगा आपके एग्जाम पीरियड में। एग्जाम पीरियड आ चुका है, एग्जाम सबसे अत्यधिक खराब जो होता है वो इसी पीरियड में होता है। मौसम भी चेंज हो रहा है, एक मौसम का भी कारण है, ऊपर से प्रेशर, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो जितना पढ़ लिया आपने, बहुत मेहनत किया आपने साल भर, वो बहुत अच्छी बात है। अब जो बारी है, वो सिर्फ बारी है कि उन चीजों को रिविजन किया जाए और कुछ चीजों को पढ़ के अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। प्रेशर बिल्कुल लेना है, आपका सभी का तैयारी अच्छा होगा, ये उम्मीद है मुझे। और इसका ध्यान रखिए कि अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
स्वस्थ रहिएगा, एग्जाम में जो पढ़े हैं साल भर वो काम में आएगा। अगर अस्वस्थ हो गए एक बार तो वो भी काम में नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।